हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, जिसमें हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु। इसमें हमने सबसे पहले बात की थी मटेरियल्स की, कि कोई भी जो वस्तु होती है वो जिस चीज से मिलकर बनी होगी वो क्या है? मटेरियल है। फिर हमने उस चीज को क्या किया? अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया, या उस चीज के, जिसे हम मटेरियल बोल रहे हैं, उसके गुणों की बात की। और कौन से गुणों की बात की? भौतिक गुणों की बात की। ठीक है, उसके आधार पर हमने इसे दो तरह से क्लासिफाई किया था। एक आपके आए थे मेटल्स और दूसरे आपके आए थे नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स को आपने क्या बोला? चमकदार होंगी, हार्ड होंगे, कठोर होंगे, यानी कुछ इसमें एक्सेप्शनल केस आप देखेंगे। उसके बाद आपने क्या कहा था? जनरली ठोस अवस्था में मिलेंगे, इसमें भी आपका एक्सेप्शनल केस आता है। उसके बाद आपने कहा कि गुड कंडक्टर्स होंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के, यानी विद्युत और ऊष्मा के क्या होंगे? सुचालक होंगे। साथ ही आपने क्या कहा कि जो आपके धातुएं होती हैं वो कैसी होती है? आघात वर्ध्य होती है, यानी उनको पीटा जाएगा तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। साथ ही क्या होगा? आपका तन्य होंगी, यानी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी उनमें पाई जाती है, यानी अगर उनको खींचा जाता है या प्रेशराइज करेंगे आप तो उससे क्या हो जाएंगे? वो पतली पतली तार में कन्वर्ट हो जाएंगे। साथ ही आपने क्या बोला कि इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ही हाई होते हैं, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर ये पिघलती हैं या उसमें गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, इतनी चीजें आपने किसके बारे में बोली थी? मेटल्स यानी धातुओं के बारे में बोली थी। और ये सब कैसे गुण थे? भौतिक गुण थे। किसके? धातुओं के। वहीं आपने बात की भौतिक गुण किसके? अधातुओं के, यानी किसके? नॉन मेटल्स के, जिनको आपने कहा कि ये नॉन मैलिएबल होंगी, यानी आघात वर्धता का गुण इनमें नहीं पाया जाता है। मतलब कि जब इनको पीटा जाएगा, ठीक है, आप क्या कह रहे थे कि आप हथौड़े की मदद से इनको पीट रहे हैं, जब इनको पीटा जाएगा तो या तो ये टूट जाएंगी या पाउडरी मास में कन्वर्ट हो जाएंगी। इतना हमने किसमें कहा? अधातुओं के भौतिक गुण में कहा। साथ ही आपने क्या बोला? नॉन डक्टाइल होंगी, यानी इनको खींचा जाएगा या इनकी पतली पतली तार नहीं बनाई जा सकती, ये अतन्य होती हैं या तन्यता का गुण इनमें नहीं पाया जाता है। साथ ही आपने क्या बोला? ये बैड पुअर कंडक्टर या कुचालक होते हैं। किसके? विद्युत और ऊष्मा के। ठीक है, इसमें आपने कार्बन का एक्सेप्शनल केस लिया था, जिसमें आपने बोला कि जो आपका कार्बन होता है वो विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। ओके, नॉन लस्ट्रस आपने कहा, यानी इनमें किसी भी प्रकार की चमक नहीं होती है और ये दिखने में कैसे होते हैं? डल होते हैं। ओके, साथ ही फिजिकल स्टेट की बात की, जहां पर आपने कहा कि आपकी जो अधातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं? या तो ठोस अवस्था में मिलेंगी या आपको गैसेस स्टेट में मिलेंगी। और यहाँ पर भी आप एक्सेप्शनल केस देखते हैं कि ब्रोमीन जो आपका होता है वो द्रव अवस्था में मिलता है सामान्य तापमान पर। ओके, ब्रोमीन आपकी क्या है? अधातु है। जब आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे किसकी? अधातुओं की, तो वो बहुत लो होता है, यानी ये बहुत कम तापमान पर क्या करने लग जाते हैं? पिघलने लग जाते हैं। एग्जाम्पल्स आपने देखे थे किसके? मेटल्स के और नॉन मेटल्स के। तो धातुओं में आपके क्या क्या आ रहे थे? एल्यूमिनियम हो गया, मर्करी हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सारे किसके हैं? धातुओं के उदाहरण हैं। वहीं अधातुओं में आपने कहा कार्बन, हाइड्रोजन और अन्य जो भी गैसेस हैं वो सारी किस में आती हैं? अधातुओं में आती हैं। तो ये क्या हो गए? भौतिक गुण हो गए थे आपके किसके? मेटल्स के और नॉन मेटल्स की, यानी धातु और अधातु की। इसके बाद आप कार्बन की बात करते हैं, जो कि आपका एक अधातु है। और आप क्या बोलते हैं कि कार्बन जो होता है वो एनवायरनमेंट में अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है। ठीक है, और इसके जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग रूपों में पाया जाना, और यही रूप इसके क्या कहलाते हैं? एलोट्रॉप्स कहलाते हैं, या अपर रूप भी जिन्हें आप कहते हैं। अपर रूपों में आप ग्रेफाइट की बात करते हैं और किसकी? हीरा यानी डायमंड की बात करते हैं। और जब हमने क्या पढ़ा था कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट की बात कर रहे थे, कौन? अधातु, नॉन मेटल। तो वहां पर किसका नाम लिया था आपने? कार्बन का, कि कार्बन एक ऐसी अधातु होती है जो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। तो कार्बन की कौन सी फॉर्म? ग्रेफाइट आपकी क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। और जब आप कोल की बात करेंगे तो वो किसकी होगी? ऊष्मा की सुचालक होगी, या ऊष्मा का चालन उसमें होता है। साथ ही आप जब हार्डेस्ट सब्सटेंस की बात करते हैं तो वो भी अधातु के रूप में आप डायमंड को वहां पर पढ़ते हैं कि इसमें ब्रिटलनेस का गुण नहीं पाया जाता। जब आप भंगुरता के गुण की बात करते हैं किसमें?
अधातुओं में, ठीक है, कि अधातुओं को पीटा जाएगा तो उनके टुकड़े हो जाएंगे, चूरा हो जाएगा, पाउडरी मास में कन्वर्जन हो जाएगा। लेकिन कार्बन का एक फॉर्म हीरा, डायमंड, वो एक इस तरह की अधातु है कि अगर उसको पीटा भी जाएगा तो शीट में तो वैसे भी कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि वो धातु नहीं है, लेकिन उसका पाउडरी मास में भी कन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि वो कठोरतम सब्सटेंसेस में आता है आपके। ओके, तो यहाँ तक आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज में देख लिया था। उसके बाद आपने किसकी बात की थी? डिफरेंसेस की बात की थी, अंतर आपने बताए थे किसमें? धातुओं और अधातुओं में। ओके, इसके बाद हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। सबसे पहले जिसमें हमने बात की कि जब धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो आपके क्या बनते हैं? धातु के ऑक्साइड्स बनते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, जो कि कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं प्रकृति में। वहीं आपने क्या बोला कि कुछ कुछ ऑक्साइड आपके ऐसे होंगे जो क्षारीय के साथ साथ अम्लीय प्रकृति भी दिखाते हैं। ठीक है, तो क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकृति दिखा रहे हैं तो क्या करेंगे? अम्ल और क्षार दोनों से ही अभिक्रिया करने पर उदासीनीकरण अभिक्रिया देंगे और सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे। ठीक है, इससे पहले हमने क्या बोला कि जो आपके धातु ऑक्साइड क्षारीय होंगे, ठीक है, सिर्फ क्षारीय प्रकृति दिखाएंगे तो वो क्या करेंगे? सिर्फ अम्ल के साथ ही अभिक्रिया करने पर उदासीनीकरण अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑक्साइड, जो धातु के ऑक्साइड आपके अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति दिखाते हैं वो क्या करेंगे? अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करने पर क्या करेंगे? आपके उदासीनीकरण अभिक्रिया देंगे। और इनके एग्जाम्पल हमने आपको बताए थे कि एल्यूमिनियम का आपका ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड जो होगा, ये कैसे होते हैं? अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति दिखाते हैं। साथ ही आपने क्या बोला कि इन ऑक्साइड्स को, इन धातु के ऑक्साइड को जिनकी दोनों प्रकृति दिख रही है आपको या जिनमें दोनों प्रकृति पाई जा रही है, उनको क्या कहा जाएगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपने एग्जाम्पल देखा था जहाँ पर आपने बात की कि Al2O3 यानी एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है नेचर में। ठीक है, तो वो आपका अम्ल से भी अभिक्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया दे रहा है, जहाँ पर आपका लवण और जल बन रहा है। साथ ही क्षार से भी अभिक्रिया करने पर क्या दे रहा है? लवण और जल दे रहा है, जो कि आपकी क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण। ओके, इतना आपने पढ़ लिया था। देन आप बात करते हैं कि जो सेकंड जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वो क्या थी कि जब आपके धातुओं को पानी के संपर्क में लाया जाता है, जल के संपर्क में लाया जाता है, तो उस केस में क्या होता है? तो जब कोई धातु पानी से या जल के संपर्क में आती है या उससे अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं। और वो मेटल के ऑक्साइड अगर घुलनशील होंगे पानी में तो वो पानी में घुल करके मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड्स बना देते हैं। और जब मेटल का ऑक्साइड बनता है उसी टाइम पर हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटल, अगर आपकी धातु जो है वो पानी से या जल से अभिक्रिया कर रही है तो जल से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है या निकलती है। ठीक है, अब आप यहाँ पर पढ़ते हैं कि कई धातुएं ऐसी होती हैं कि जो पानी से अभिक्रिया कर लेती है, नॉर्मल जो आपका वाटर होता है, ठीक है, ठंडा पानी होता है। दूसरा, कुछ आपकी धातुएं ऐसी होती हैं जो गर्म पानी से अभिक्रिया करती हैं, और वहीं कुछ धातुएं आपकी ऐसी होती हैं जो पानी में किसी भी रूप में आपके अभिक्रिया नहीं करती हैं। और कुछ धातु आप ऐसी पढ़ेंगी जो ना ठंडे पानी से अभिक्रिया करेंगी ना ही गर्म पानी से अभिक्रिया करेंगी, बल्कि स्टीम यानी जो भाप बन रही है उसके कांटेक्ट में आने पर क्या देंगी? अभिक्रिया देंगी। ओके, इतना आपने पढ़ा था। फिर आपने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। ठीक है, पहला आपका एग्जाम्पल था सोडियम और पोटेशियम का। सोडियम और पोटेशियम आप हाईली रिएक्टिव मेटल्स में देखते हैं जिनकी अभिक्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है और आप इनको स्टोर करके रखते हैं किसी और लिक्विड में, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि केरोसिन में इसको रखा जाता है स्टोर करके। ठीक है, तो ये पानी के संपर्क में आने पर क्या करती हैं? एकदम से आग पकड़ लेती है। नॉर्मल लैंग्वेज में आप ये बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वहां पर होता क्या है? जब आपका सोडियम या पोटेशियम पानी के संपर्क में आता है तो वो रिएक्शन हाईली क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है और बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। हीट एनर्जी इवॉल्व होने के कारण हम क्या कह रहे थे कि हाइड्रोजन गैस वहां पर प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने के कारण जो हाइड्रोजन गैस है वो हीट एनर्जी के साथ के कांटेक्ट में आने पर आग पकड़ लेती है। तो हाइड्रोजन गैस क्या कर रही है? आग पकड़ रही है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जो आपका सोडियम और पोटेशियम है वो क्या कर रहे हैं? पानी के संपर्क में आने पर आग पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा था। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा था कि जैसे कैल्शियम है आपका, वो क्या होता है? इतनी ज्यादा मात्रा में हीट एनर्जी इवॉल्व नहीं करता है, बल्कि क्या होता है? हीट एनर्जी इवॉल्व होगी
लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है और इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि जो हाइड्रोजन गैस है वो आग पकड़ पाए। ठीक है, तो वहां पर सिर्फ आपका सरफेस पे आपको बबल्स उठते हुए दिखते हैं जो कि हाइड्रोजन गैस के होते हैं। ओके, देन आपने मैग्नीशियम की बात की कि मैग्नीशियम जो होता है आपका वो ठंडे पानी के साथ तो अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन मैग्नीशियम को अगर गर्म पानी के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो उस केस में आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ ही क्या बनेगा, हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। और किसका, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ओके, इसके बाद आपने क्या बोला कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएं होती हैं जो कि क्या करती हैं, आपकी ठंडे पानी और गर्म पानी दोनों के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन स्टीम के साथ अभिक्रिया करेंगे। अब स्टीम आपका क्या है, स्टीम आपकी फिजिकल स्टेट है वाटर की, गैसियस स्टेट। ठीक है, ये है क्या, इनडायरेक्टली H2O ही है। ठीक है, पानी आपका क्या था, H2O था, जो लिक्विड फॉर्म में हम बोल रहे हैं या लिक्विड स्टेट में जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब उस लिक्विड को टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर में आप जब पानी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एक टेम्परेचर आएगा कि पानी उबलना स्टार्ट करेगा और फिर उबलने के बाद क्या होगा, वो स्टीम में या वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो यही स्टीम, ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया कर रही है, आपकी एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक के साथ अभिक्रिया करेगी। ठीक है, और उसके बाद क्या बनेंगे, आपके मेटल के ऑक्साइड बनेंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ओके, और लास्ट में आप पढ़ते हैं कि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जैसी जो धातुएं होती हैं वो किसके साथ, पानी के साथ या पानी के किसी भी रूप के साथ किसी भी तरह से अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसीलिए ये एनवायरनमेंट में फ्री स्टेट में भी पाई जाती हैं। जैसे गोल्ड जल्दी से ना तो कोरोजन होता है उसका, रस्टिंग नहीं होती है गोल्ड पे। ठीक है, या गोल्ड खराब नहीं होता है। ठीक है, वैसे ही सिल्वर है, प्लेटिनम है आपका, कॉपर है और लेड है। ओके, तो इतना आपने किसके बारे में पढ़ा कि जो आपकी धातुएं होती हैं वो पानी के साथ या वाटर के साथ किस तरह से अभिक्रिया कर रही हैं। ओके, देन व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, यानी जो आपकी धातुएं हैं अब वो अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया कर रही हैं। तो आपने एसिड, बेस और सॉल्ट में भी क्या पढ़ा था, जब आप एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो वहां पे भी आपने पढ़ा था कि जो आपके अम्ल होते हैं, ठीक है, एसिड्स होते हैं, वो धातु से अभिक्रिया करके धातु के या मेटल के सॉल्ट बनाते हैं और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो क्या समझ में आया आपको, जब भी आपकी धातु मेटल किसके साथ, एसिड के साथ, किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साथ साथ क्या बनेगा, मेटल का या धातु का कोई सॉल्ट यानी लवण वहां पर बनेगा। ओके, साथ ही हमने क्या पढ़ा कि जो HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है आपका, वो सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ ही क्या बनाएगा, आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, इवॉल्व करेगा या प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया तो करेगा लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन वहां पर ऑक्सीडाइज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ वाटर, पानी के फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो रही है आपकी हाइड्रोजन गैस और आपका जो नाइट्रोजन के प्रोडक्ट बनते हैं वहां पे NO, NO2, N2O। ठीक है, तो इतना आपको होपफुली केमिकल प्रॉपर्टीज में समझ में आ गया था। अभी हम देखते हैं कि आज हम आगे इसमें क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना आपको होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने इतना पढ़ लिया था, आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसके आगे। ठीक है, अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करती है। ठीक है, क्या समझ में आया, कोई आपके पास धातु है, ठीक है, क्या है, धातु है और धातु के लवण का विलयन है आपके पास, धातु लवण है आपके पास। दो चीजें हैं हमारे पास, मेटल और मेटल का सॉल्ट है, धातु और धातु लवण है। अब ये जो धातु है ये इस धातु लवण के साथ अगर मिलाया जाएगा, मिक्स किया जाएगा तो उस केस में क्या होगा। ठीक है,
ये धातु इस धातु लवण के साथ अभिक्रिया करती है या नहीं करती है, या जब वो अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा, किस तरह से प्रोसेस होगी, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आपके पास ए कोई मेटल है, ठीक है, और बी कोई मेटल है, ठीक है, और ये बी अपने किसमें है, लवण के फॉर्म में, सॉल्ट सॉल्यूशन में है, बीसी सपोज हम इसे कह रहे हैं। ठीक है, ए प्लस बीसी, ओके, ये बीसी आपका क्या है, मेटल का सॉल्ट है, और ए आपका क्या है, कोई मेटल है। हम कह रहे हैं कि जब हमने ए और बीसी को आपस में मिक्स किया, उस केस में क्या करता है, ये ए इस बी को रिप्लेस कर देता है यहाँ से। ठीक है, रिप्लेस कर रहा है और क्या बना देगा, एसी एक मेटल का सोल्यूशन बना देगा या मेटल का सॉल्ट बना देगा, और बी को रिप्लेस कर रहा है तो बी आपका अलग आ जाए। ओके, क्या समझ में आया? आपके पास कोई तो मिक्सचर था बी और सी का, या बी और सी का सॉल्ट सोल्यूशन था, जिसमें आपने ए को ऐड किया। ए को ऐड करने पर आप क्या देखते हैं कि ये जो ए है बी की जगह से बी को शिफ्ट कर देता है अलग, और उसकी जगह पे खुद बैठ जाता है। ठीक है, बहुत छोटा एग्जाम्पल है कि ये दो फ्रेंड्स थे, ठीक है, बी और सी, दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड है ए, हम बोल रहे हैं ये ए बी को उसकी सीट पे बैठे हुए हैं बी और सी एक साथ, तो हम कह रहे हैं कि ये ए इस बी को इसकी सीट से हटा रहा है। कब हटाएगा, जब ये ए ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, ए ज्यादा स्ट्रांग है, बी क्या है, वीक है, कमजोर है, ये ज्यादा ताकतवर है, इसी वजह से तो बी को हटा रहा है, बी कमजोर होगा ए की तुलना में, तो हम क्या कह रहे हैं, ए ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपैरिजन टू बी, बी की तुलना में ए ज्यादा ताकतवर है या मजबूत है। ओके, तो इसने बी और सी की फ्रेंडशिप थी बहुत अच्छी, लेकिन बी को हटा दिया। ठीक है, बी को हटा दिया, अभी खुद उसकी जगह पे बैठ गया है। तो कितनी चीजें क्लियर हुई, एक कि ये बी और सी आपस में फ्रेंड्स थे, यानी इनका एक सोल्यूशन था, केमिस्ट्री में हम सोल्यूशन बोलेंगे, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं मेटल सॉल्ट था, धातु का एक लवण था। ओके, या धातु लवण का विलयन था, और ए भी एक मेटल है। ठीक है, ए बी को हटा रहा है, और उससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि ए ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू बी, यानी ए क्या है, इस केस में हम बोलेंगे मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव यानी ज्यादा अभिक्रियाशील है। कौन, ए, और ये क्या कैसा हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा। जब ए ज्यादा रिएक्टिव है तभी, या ज्यादा अभिक्रियाशील है, क्रियाशील है, तभी तो वो बी को हटा रहा है उसी के सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, और उसकी जगह पे खुद आ रहा है। तो अभिक्रियाशीलता या मेटल को जब मेटल सॉल्ट में ऐड किया जाता है, या मेटल सॉल्ट के जो सोल्यूशन है उनमें ऐड किया जाएगा, तो क्या होता है कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, वो अपने से कम क्रियाशील, ठीक है, कम अभिक्रियाशील, इसके कंपैरिजन में ये कम अभिक्रियाशील है बी, इसीलिए तो हटा रहा है। अगर ये ज्यादा अभिक्रियाशील होता, या हम बोलते कि बी ज्यादा ताकतवर है, तब थोड़ी ये इसको हटा पाता। ठीक है ना, तो ए की तुलना में बी जो है, ठीक है, वो कम क्रियाशील है। तो क्या होगा, जब किसी धातु को धातु लवण में मिलाया जाता है, या धातु की धातु लवण से अभिक्रिया कराई जाती है, तो उस केस में अगर जो आप ऐड कर रहे हैं मेटल वो ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके धातु लवण से रिप्लेस कर देती है या हटा देती है, और स्वयं का क्या बना देती है, एक धातु लवण बना देती है। तो स्वयं का बना दिया उसने, ए के साथ सी के साथ फ्रेंडशिप कर ली, और क्या बना दिया, AC बना दिया। ठीक है, तो अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से या गैस अवस्था से विस्थापित कर देती। विस्थापित ही तो किया उसने, एक ने बी को विस्थापित कर दिया और अपना एक नया कंपाउंड यौगिक बना दिया, ये विस्थापन हो गया, बी अलग हो गया। ठीक है, हमने बोला एक बेंच पर बी और सी बैठे हुए थे, ए ज्यादा स्ट्रॉन्ग आया, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब केमिस्ट्री में हम बोलेंगे मोर रिएक्टिव। किससे मोर रिएक्टिव, बी से, बी से ज्यादा अभिक्रियाशील था, तो ए वहां से आया, उसने बी को उठा करके कहीं और बिठा दिया और खुद उसकी जगह पर बैठ गया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, जहां पर हम बोल रहे हैं कि ए ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा अभिक्रियाशील है बी की तुलना में, इसीलिए ये ए
इस BC, ये BC का सोल्यूशन है जो, ठीक है, B क्या है, मेटल है, ठीक है, इसका सॉल्ट सोल्यूशन है और इसके सॉल्ट सोल्यूशन से इसी धातु को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है और स्वयं का अपना कंपाउंड बना रहा है या सॉल्ट सोल्यूशन बना रहा है। अगर धातु A धातु B को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, अगर धातु A, ये धातु A थी, अगर धातु A B को, इस B को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, ठीक है, विलयन से विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया उससे, तो क्या होता है, इसका मतलब है कि यह धातु A, ये जो धातु A थी, ये हमने बोला B की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। यही तो हम बोल रहे हैं कि जो आपका A है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू B, और यहाँ पर जब आप रसायन की भाषा में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, A मोर रिएक्टिव है किससे, B से, A ज्यादा अभिक्रियाशील है किसके, B की, ठीक है, यानी A की अभिक्रियाशीलता ज्यादा है और B की क्या है, कम है। तो ये आपको समझ में आ गया। जब धातु को धातु के लवण विलयन में मिलाया जाता है तो धातु क्या करती है, अगर जो धातु आपने ऐड की है वो ज्यादा अभिक्रियाशील होगी किसके कंपैरिजन में, जो धातु लवण में धातु प्रेजेंट, ठीक है, उसके, तो वो इजीली उसको क्या कर लेगी, रिप्लेस कर लेगी, विस्थापित कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। और अगर यहीं पर हम क्या कहें कि अगर A लेस रिएक्टिव होता, ठीक है, A क्या होता, हम कह रहे हैं अगर लेस रिएक्टिव होता देन B, अगर क्या होती, A की अभिक्रियाशीलता B से कम होती, या हम क्या कह रहे हैं कि A क्या होता, वीक होता एज कंपेयर टू B, तो तब क्या होता, तब ये अभिक्रिया कंप्लीट नहीं होती या ये ऐसी ही रहती, ठीक है, तब ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाती, ठीक है ना। तब क्या हो गया, A क्या हो गया आपका, कमजोर हो गया, तो वो B को नहीं हटा पा रहा, ठीक है, तो ये इसका केस है। तो होपफुली आपको ये अभिक्रियाशीलता समझ में आ गई होगी। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों इतना आपको समझ में आ गया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि मैम हमको कैसे पता लगेगा कि कौन सी धातु किससे ज्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सी कम है, ठीक है। तो आपके पास इनकी सक्रियता के अकॉर्डिंग एक सीरीज आती है जिसको सक्रियता श्रेणी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को, ठीक है, यानी रिएक्टिविटी को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, किया जाता है। अवरोही क्रम समझते हैं, ज्यादा से कम की तरफ, सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वो सबसे ऊपर रखा गया है और सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव या कम अभिक्रियाशील जो होगी, अभिक्रियाशीलता समझ रहे हैं ना, किस तरह से कोई चीज रिएक्ट कर रही है, ठीक है। हमने बोला कि सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज में उनको सबसे ऊपर रखा जाएगा कि उनकी वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं या वो एकदम से अभिक्रिया कर रहे हैं किसी के साथ, ओके। और जो लेस रिएक्टिव होगा, जैसे हमने पानी के साथ गोल्ड प्लेटिनम की बात की कि ये बहुत कम क्या होती हैं, ये पानी के साथ अभिक्रिया ही नहीं कर रही है, ठीक है, या ये एनवायरनमेंट पे ऐसी फ्री स्टेट में मिल रही है। आपको फ्री स्टेट में मिलने का मतलब क्या, आराम से घूम रहे हैं, किसी से कोई अभिक्रिया नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो रिएक्टिविटी सीरीज जब बनेगी तो उसमें सबसे नीचे पाए जाएंगे, ठीक है। तो अवरोही क्रम क्या है आपका, कि सबसे ऊपर सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स को रखा गया है या मेटल्स को रखा गया है, और जो सबसे नीचे आएंगे वो सबसे कम अभिक्रियाशील होंगे, ओके। तो सक्रियता श्रेणी में अवरोही क्रम में इनको रखा गया है, जो कि क्रियाशीलता का क्रम है इनका, और विस्थापन के प्रयोगों के बाद इस श्रेणी को क्या किया गया है, सक्रियता श्रेणी बताया गया है। तो वो सक्रियता श्रेणी क्या है, ये, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, या आप कहेंगे धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम। तो धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या है,
सबसे ऊपर आपका पोटेशियम आया है, मतलब ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है, आपकी धातु है, मेटल है, ठीक है। उसके बाद सोडियम को रखा गया है, तो पोटेशियम के कंपैरिजन में सोडियम क्या होगी, कम क्रियाशील होगी, ठीक है। देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, तो ये क्या है, अवरोही क्रम है, मतलब जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो इस सीरीज को आपको याद करना है और इस सीरीज के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, जो आप इससे पहले रिएक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है, क्या जब धातु को धातु सॉल्ट लवण में मिलाया जाता है तो कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, और साथ ही जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तब भी आप ये पढ़ते हैं। तो आपको क्या आपको क्या समझ में आता है कि जो ऊपर की धातुएं हैं वो अपने से बाद में आने वाली, ठीक है, या सीरीज में जो उनसे नीचे है उनको इजीली क्या कर लेंगे, डिस्प्लेस कर लेंगे। यानी अगर सोडियम का सॉल्ट सोल्यूशन है तो उस सोडियम के सॉल्ट सोल्यूशन को केवल पोटेशियम डिस्प्लेस कर पाएगा, यानी पोटेशियम वहां से सोडियम को हटा देगा, क्योंकि उससे ज्यादा रिएक्टिव सिर्फ पोटेशियम है, समझ गए। बाकी सारे उससे कम क्या है, रिएक्टिव है, तो ये सारे इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो रिएक्टिविटी क्या है, ये ऑर्डर है आपका, ओके, जो कि कैसा है, अवरोही क्रम में यहाँ पर बताया गया है, यानी जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है और धीरे धीरे रिएक्टिविटी घट रही है, और जो सबसे नीचे आएगा वो सबसे कम क्या होगा, अभिक्रियाशील होगा, ओके। तो अगर हम बोलते हैं कि जिंक का कोई सॉल्ट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर उसमें आयरन को मिलाया जाएगा तो क्या आयरन जिंक को रिप्लेस कर पाएगा, क्या कह रहे हैं हम, जिंक का सॉल्ट सोल्यूशन है, उसमें आयरन आप ऐड करेंगे तो क्या आयरन जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि जो आयरन है वो जिंक के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, ठीक है। जिंक, हम कह रहे हैं कि आयरन क्या करेगा, जिंक को हटा देगा, तो नहीं हटा पाएगा। क्यों, क्योंकि जिंक क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू आयरन। वहीं अगर हम कह रहे हैं कि आयरन को कॉपर के सोल्यूशन में ऐड किया जाएगा तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा, कर पाएगा। क्यों, क्योंकि वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन क्या है, कॉपर से ज्यादा सक्रिय है, इस वजह से वो कॉपर को हटा रहा है और वहां पर कॉपर का जो सोल्यूशन है उसमें खुद का सोल्यूशन बना रहा है। तो होपफुली आपको यहाँ तक जो हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ी ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन किया, सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का, वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अभी जो ये आपकी सक्रियता श्रेणी आपको मिली है, इसके आधार पर हम कुछ और एग्जाम्पल इसके देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, और होमवर्क में आपके लिए यही है कि आपको ये सक्रियता श्रेणी लर्न करनी है पूरी, ठीक है, कि कौन कौन से मोस्ट रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, कौन कौन से लेस रिएक्टिव है, और रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए, ओके। तो होपफुली ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई आपका डाउट रहता है, कोई आपके मन में क्वेश्चन रहता है, तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।